नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा साहब और मैं हूं प्रदीप पंड्या। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी बात, 2 हफ्तों की मशक्कत के बाद निफ्टी में नई तेजी फिर से बन रही है। आप देखिए, लगातार हम अटक रहे थे 9,365-70 के आसपास, लेकिन आज डिसाइसिवली ऊपर निकले हैं। टिकने की पूरी कोशिश और पूरी उम्मीद कि उस लेवल के ऊपर ही बंद होंगे और नए टारगेट्स फाइनली निफ्टी में देखने को मिलेंगे। जो लोग थक गए थे, बोर हो गए थे इनफैक्ट निफ्टी ट्रेड कर करके, आज की तेजी के पीछे HDFC सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा रिलायंस, भारती एयरटेल, प्राइवेट बैंक्स, काफी मदद यहां से भी मिल रही है। HDFC के अलावा HDFC बैंक भी शामिल है जो बाजार को ऊपर खींचने में मदद कर रहा है। और अगर आप देखें तो FMCG कंपनियों में जबरदस्त तेजी है। HUL ने लाइफ टाइम हाई, अब तक के सबसे ऊपर के स्तर बनाए। इनफैक्ट 2 साल से HUL घूम रहा था एक दायरे के अंदर, उससे आज ब्रेकआउट वहां भी हुआ है। तो ब्रेकआउट्स का दिन है आज। अगर आप देखें दिग्गजों में, भारतीय एयरटेल तो कमजोर नतीजों के बावजूद खरीदारी दिखी है 7% ऊपर। जब मैंने अंतिम बार देखा था अब शायद 8% ऊपर आ गया है। वहीं अगर आप देखें तो अच्छा मॉनसून आएगा इस उम्मीद में फर्टिलाइजर, एस्कॉर्ट्स जैसी ट्रैक्टर कंपनियां जबरदस्त तेजी हो रही है। हर उस स्टॉक पे जो लगता है कि गांव से जुड़ा है, गांव से डिमांड आएगी तो ये चलेगा, उन सारे शेयरों में आज बाइंग है। लेकिन ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ऑप्शन राइटर्स और ऑप्शन ट्रेडर्स, बाजार में पुट राइटिंग का जोर है आज पूरी तरह से। 9,300 का पुट सबसे पॉपुलर है, जमकर राइटिंग हो रही है वहां पे, क्योंकि अच्छे पैसे अभी मिल रहे हैं, करीब का है इसके लिए। लेकिन अगर आप यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, 9,300 अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है आज के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था वो 9,000 के करीब था, लेकिन अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का हो गया है 9,300 पे और कॉल है 9,500 पे। तो ऐसा लगता है कि 9,500 से 9,300 अब बाकी के दौर में, इस सीरीज के दौरान शायद ये 200 पॉइंट की नई रेंज है जो ट्रेडर्स ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो 9,500 का अगला लेवल शायद होगा जिस पे नजर होनी चाहिए हर्षदा। फिलहाल 9391 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है जो डेज हाई पर ही है, या फिर 9392 मेरे ख्याल में। अब 9394, अब बात करते करते देखिए एक पॉइंट बढ़ता हुआ और ये डेज हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्या ये भी अपने उच्चतम स्तरों पर है? उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। और खास बात यही है कि आज की तेजी चौतरफा है। जितना योगदान दिग्गजों का है उतना ही योगदान मिड कैप इंडेक्स का भी है, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी आज के सत्र में पार्टिसिपेट करता दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी आएगा और साथ ही मिड कैप इंडेक्स भी जो करीब 100 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। तो आज कहां है हमारी नजर? इस शो के दौरान हम बात करेंगे विजया बैंक के नतीजों पर। बैंक के MD और CEO किशोर सांसी होंगे हमारे साथ। बैंकिंग सेक्टर में चल रही तेजी पर उनका नजरिया लेंगे। इसके अलावा कल आएंगे HCL टेक और एशियन पेंट्स के नतीजे, आपको अनुमान बताएंगे हमारे रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ, जानेंगे उनके पिक्स और उनकी रणनीति। इसके अलावा हर रोज की तरह से कुछ ही देर में आपको बताएंगे वायदा बाजार में कहां करें लॉन्ग और कहां करें शॉर्ट। 3 बजे लेकर आएंगे 4 दिग्गज एनालिस्ट की कॉल निफ्टी पे, और 3:15 पे लेकर आएंगे आपके लिए BTST और STBT यानी आज लगाओ कल कमाओ की रणनीति। और उन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जिनकी बदौलत आज इस बाजार में अच्छी रौनक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आउट परफॉर्मर्स में भारतीय एयरटेल सबसे आगे है। टेलीकॉम शेयरों में काफी जोश देखने को मिला है। भारतीय इनफैक्ट डेज हाई के आसपास 8.5 से 9% ऊपर। आइडिया आरकॉम में भी हमने देखा है इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन FMCG की थीम बहुत हॉट है। यहाँ पर HUL लाइफ हाई पर ट्रेड करता हुआ, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर दूसरी कंपनियों में जबरदस्त तेजी आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये वो मेट डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट पर आया कि इस बारी सामान्य मॉनसून होता हुआ दिखाई देगा, उस उम्मीद में हम देख रहे हैं। फर्टिलाइजर कंपनियां भी अच्छी रफ्तार पकड़ती हुई। RCF, फैक्ट, नागार्जुना, चंबल जैसे काउंटर्स में तगड़े वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ पर आप मिड कैप कंपनियों पर नजर डालिए। मार्क्सिंस फार्मा, GMDC, CG पावर, चेन्नई पेट्रो, CNC कंस्ट्रक्शन जैसे काउंटर्स हैं जो आज अच्छी तेजी में हैं। और तो ऐसे कई काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं बढ़िया रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए आपको बताते हैं चार्ट पे तस्वीर। और बहुत दिनों के बाद आज वाकई निफ्टी का चार्ट देखने का दिल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिखाई दिया है। लगातार 9 दिन हमने गुजारे एक बहुत ही सीमित दायरे में, और उसके बाद अब ये तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आज फाइनली एक ब्रेकआउट है इन लेवल्स के ऊपर। और यहां से अब अगर आप ये देखें कि किस तरह की तेजी बन सकती है, तो हम आपको बताएं ये जो हमने पहला 9,360 का टारगेट तय किया था, और आप देखिए इसके पास लगातार बाजार अटका था। वैसे ही देखते हैं कि उसी गणित से अगला टारगेट क्या बनता है।
तो ये हमने दरअसल बाजार में जो स्विंग है उसको पकड़ने की कोशिश की थी और इस स्विंग को हमने आगे प्रोजेक्ट करके ये लेवल्स निकाले थे। तो इस लिहाज से जो अगला टारगेट बन रहा है अब इसके ऊपर का, वो आपको बताएं है 9425 के आसपास। हालांकि ये भी एक पिट स्टॉप है और यहां से भी अच्छी खासी तेजी और आगे बनेगी इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाजार एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता है इसलिए अगला पायदान 9425 का और उसके बाद का पायदान 9460 का बनता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि 9500 के लेवल पर अब जाकर के फाइनली राइटर्स खड़े हुए। 9400 का लेवल उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन 9500 इंटरेस्टिंग लेवल होगा, उसके करीब जाने की कोशिश शायद इस सीरीज के दौरान होते हुए हम देखेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद बनती है। लेकिन हम आपको बताते हैं इन दिनों ऐसा चार्ट जहां पर आपके लिए काफ़ी शानदार मौके हो सकते हैं। और आज जो चार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये है यूनाइटेड स्पिरिट्स। इस स्टॉक पे अगर आप देखें, ये जो चार्ट इस वक्त हमने आपके सामने खोले हैं ये मंथली चार्ट है। तो आइए सबसे पहले इसको थोड़ा करीब से देखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट लेवल्स के आसपास हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तकरीबन 1850-1900 की रेंज में हमने यहाँ पर 6-7 महीने का वक्त गुजारा है और इस लेवल को हम तोड़ नहीं रहे। तो क्या ये लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है? एक के बाद एक जो भी खबरें आती हैं सब कुछ हम इस लेवल पर डिस्काउंट कर लेते हैं और अभी इसके काफ़ी करीब बने हुए हैं, तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिए, अगर हम आपको थोड़ा सा लंबा मूव दिखाएं और थोड़ा यानी 10 साल का, तो ये आपके सामने यूनाइटेड स्पिरिट्स के 10 साल के चार्ट हैं। और इस दौरान बहुत कुछ हुआ, DIGO आ गया, मालिया साहब ने हिस्सा बेचा, वो सब कुछ होने के बाद ये जो आपने तेजी देखी और फिर मंदी आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अगर आप इस करंट स्विंग के पहले के टॉप्स बनते हुए देखे थे जो हमने, उस पर नजर डालें और ये बना था तकरीबन 2010-11 में। उस वक्त जो हमने हाईज बनाए थे, उसके बाद जब दोबारा हमने ब्रेकआउट दिया तो यहीं पर 6 महीने के दौरान हमने कंसोलिडेशन करते हुए सपोर्ट लिया और यही लेवल फिर से अब देखिए आपके लिए सपोर्ट के तौर पे सामने आ रहा है। तो ये जो पिछला स्विंग टॉप है कहीं ना कहीं आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। 1700 के आसपास के वो लेवल बनते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको हमने ये दिखाई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की है और ये जो एक इंपॉर्टेंट बॉटम बनाई है हमने 2011-12 के आसपास, अगर आपको याद हो, 450 रुपए पे ये बॉटम बनी थी और वहां से ये स्टॉक तेजी के साथ गया ऊपर। 4000 के लेवल इसने पार किए, 4070 के आसपास का टॉप बनाया। अब इस पूरे दौर को, इस पूरी तेजी को जब आप रिट्रेस करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स आपके सामने आते हैं जो इस वक्त के लेवल के आसपास हैं। 1800 के करीब आपको ये दिखाई देगा। इस लिहाज से ऐसा लगता है कि 1850 से लेकर नीचे 1700 के आसपास की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। और आप देखिए 7 महीने से ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है। एक के बाद एक राज्य में दारूबंदी की खबरें सामने आई, हाईवेज पर शराब बेचने पर रोक लगाई गई, सारी बुरी खबरें इसने पचा ली है और इस वक्त जो फिर से तेजी दिखाने की ये कोशिश कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस सीरीज के दौरान इसने जो आखिरी कैंडल है इस महीने की, निचले स्तरों पे खुलने के बाद लगातार ऊपर जा रहा है, एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस के साथ आपको जरूर एंट्री लेने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। और ये कॉल ध्यान रखिए, हमने आपको 10 साल के चार्ट पे बताई है, तो ये कॉल 1 या 2 दिन की नहीं है, ये कॉल लंबी है। अगर आप यहाँ पर कुछ सालों का नजरिया लेकर एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो ऐसे स्टॉक आपको एंट्री का मौका 5 साल में एक बार देते हैं। तो ये 5 साल में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है जो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। हमारा फियर एंड ग्रिड बीटर जो आज का मूड बता रहा है उस पर भी नजर डालिए और सुपर बुलिश होना चाहिए बाजार का संकेत देखते हुए। और ये देखिए 62 का आंकड़ा यहां पर आता हुआ, पिछले सेशन में हमने 57 देखा था, पिछले हफ्ते 41 तक गए थे, उसके बाद से फिर नेगेटिव जोन में हम गए नहीं है। काफी पॉजिटिव, क्योंकि आज हम देख रहे हैं एक बार फिर से मार्केट ब्रेथ जबरदस्त मजबूत हुई है। छोटे मझोले स्टॉक्स में भी काफी तगड़ी खरीदारी होती हुई और वो आपको हमारा ये मीटर साफ तौर पे बता रहा है। हर्षदा जी, हम अच्छी तेजी बनती हुई और यूफोरिया नहीं है, वो एक पॉजिटिव है इन नंबर्स को देखकर। लेकिन काउंटर्स जो काफी रफ्तार पकड़ रहे हैं, भारतीय एयरटेल पर सुमित मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। लॉन्ग्स ऐड हुए हैं या फिर कल जो पिटाई हुई थी उसकी शॉर्ट कवरिंग है? कैसे पढ़ें इस मूव को और इस समय क्या किया जाए? देखिए अर्षदा, इसके अंदर विद वॉल्यूम मूव आ रहा है और इसके अंदर बाइंग भी हो रही है। आई थिंक इमीडिएटली भारतीय एयरटेल के अंदर रेजिस्टेंस पे आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी, तब 366 368 के आसपास ये ट्रेड करा था, अभी 374 के आसपास आ गया है।
आई थिंक ये स्टॉक इमीडिएट हर्डल के पास आ चुका है, जो कि 375 के लेवल्स के पास है। 375 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये आने वाले कुछ हफ्तों के लिए स्टॉक अच्छा हो जाएगा और हमें 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आज का वॉलेटाइल मूव देखते हुए प्रेजेंट लेवल्स पे एक बार फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस अगर किसी ने ले रखे हैं तो वो एक बार होल्ड करें। 375 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो वो प्रॉफिट्स के साथ राइड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, जिसके अंदर 390 से 400 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट एक बार प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्या फ्रेश बाइंग आप एस्कॉर्ट्स में करेंगे, क्योंकि आज तो काफी दमदार तेजी देखने को मिल रही है? क्या ये आई डोंट नो ये फिगर्स करेक्ट है, यानी 66% राइज इन ओपन इंटरेस्ट? देखिए एस्कॉर्ट्स के अंदर ये एब्सोल्युटली आज एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है और हमें ऐसा लगता है कि एस्कॉर्ट्स के अंदर और भी तेजी देखने को मिल सकती है। 638 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली स्टॉक को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ऊपर में 680 एज ए इमीडिएट टारगेट एंड ओवरऑल 700 के टारगेट्स दिखा सकता है। अगर हमें स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये स्टॉक वन वे तेजी दिखा रहा है, तो पोजीशंस लेना थोड़ा सा रिस्की बन सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एक वन वे तेजी दिखाई है 280 के लेवल से। तो जो भी पोजीशंस ले वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ले। 610 615 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तेजी लगती है 680 700 तक जा सकती है। सीजी पावर क्रॉम्पटन ग्रीव्स हुआ करता था ये, और अब इसका नाम हो गया है सीजी पावर। 18% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ, 5.5% की तेजी कल से ही हमारे रडार पे है। लेकिन सुमित, क्या अभी मौका बाकी है लॉन्ग करने का? यस बिल्कुल प्रदीप जी, बाकी है। ये स्टॉक के अंदर प्राइस मूवमेंट और ओआई इंटरेस्ट दोनों ही एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस मूवमेंट भी हमें साथ साथ देखने को मिल रहा है। दिस शोज दैट काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ है और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो है कंसोलिडेशन में था ये पिछले 20-25 दिनों में, या हम ये भी बोल सकते हैं कि लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर जो कंसोलिडेशन फेज था वो लास्ट 2 दिन में निकल चुका है और आज का मूव विद वॉल्यूम्स के साथ है। दिस सेज दैट ये स्टॉक ऊपर में इमीडिएटली हमें 95 के लेवल दिखा सकता है और शायद 3 डिजिट फिगर भी हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 100 के लेवल्स है। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनती है एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस, और प्रेजेंट लेवल्स पे जो बाय बनाते हैं 84 का स्टॉप लॉस लगाए। 95 से 100 आने वाले दिनों के लिए टारगेट। 95 से 100 की तैयारी सीजी पावर करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेस्ले इंडिया, आईटीसी में से क्या प्रेफर करेंगे, और साथ ही ब्रिटानिया? एचयूएल की तो हम चर्चा पहले कर चुके हैं जो लाइफ हाई पर है, लेकिन अगर नई तेजी लेनी हो एफएमसीजी में नेस्ले, आईटीसी, ब्रिटानिया, क्या चुनेंगे आप? देखिए एफएमसीजी के मोस्टली स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है हर्षदा। ब्रिटानिया के अंदर भी हमें एक फ्रेश अप मूव देखने को मिल रहा है। आई थिंक ब्रिटानिया इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से और भी तेजी दिखाएगा और हो सकता है हमें ऊपर में 3800 या शायद 4000 के लेवल्स भी देखने को मिले ब्रिटानिया के अंदर। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग अगर कोई प्रेजेंट लेवल्स पे करता है 3620 3630 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 3620 3630 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 3800, उसके बाद हमें 4000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम नेस्ले का स्ट्रक्चर भी अच्छा दिख रहा है और नेस्ले के अंदर भी ऐसा लगता है कि यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है। नेस्ले के अंदर भी आज पिछले 7 दिनों का कंसोलिडेशन को ब्रेक करके तेजी दिखा रहा है। इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 7300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके तो ये है फिलहाल आपके लिए राय नेस्ले पर आती हुई। सुमित, वक्त है इजाजत लेने का। कोई डिस्क्लोजर्स? प्रदीप जी, ये बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ है लास्ट आधे पौन घंटे के अंदर। ये फ्रंट लाइन स्टॉक जितने भी डिस्कशन किए हैं सीएनबीसी आवाज पे, ये सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कस होते हैं और जो व्यू हमने यहाँ पे शेयर किया है वो ही उनके साथ भी शेयर होते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सुमित हमारे लिए समय निकालने के लिए। 30,220 ये है लेवल सेंसेक्स के। 9396 के हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो धीरे धीरे करके हम 9400 की तरफ बढ़ रहे हैं। उस लेवल का इंतजार अभी भी बाजार को है। आगे जानेंगे हमारे जानकारों से क्या आपकी ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान और आशु मदान ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार इस बीच देखिए लगातार कोशिश जारी है 9400 का लेवल पार करने की। 30,200 के ऊपर सेंसेक्स तो निकल गया है, लेकिन निफ्टी में आज जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद 9400 के लेवल के आसपास हम अटक रहे हैं। 75-80 पॉइंट की तेजी होने के बाद थोड़ी दिक्कत हो ही सकती है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है और लगातार मदद मिल रही है कई एक हैवी वेट्स से, और वो हैवी वेट्स खासतौर पर आपको दिखाते हैं। आप एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए निफ्टी का। आज हम इस वक्त निफ्टी में 77 पॉइंट की तेजी देख रहे हैं, 77 पॉइंट्स। इसमें से 18 पॉइंट करीब आ रहे हैं, बल्कि अब 20 पॉइंट आ रहे हैं
HDFC की ओर से, रिलायंस से आ रहे हैं करीब 13.5-14, भारतीय एयरटेल से 10 और HUL से 8। यानी ये जो 4 दिग्गज हैं, इन्होंने अकेले अपने दम पे हम कह सकते हैं कि बाजार को करीब करीब 50 पॉइंट के आसपास खींचा है। तो 77 पॉइंट की तेजी में 2/3 कंट्रीब्यूशन सिर्फ इन 4 दिग्गजों का है। और वहां भी आप खास तौर पे देखिए तो बैंकिंग से आप HDFC से मदद ले रहे हैं, और HDFC बैंक भी है, हालांकि वो इस टैली में अपनी जगह नहीं बना पाया है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक मदद कर रहा है। लेकिन सरकारी बैंकों की बात करें तो नतीजे आ रहे हैं, और विजया बैंक का नतीजा आप देखिए, मुनाफा 68% से ज्यादा बढ़ गया है। ब्याज से होने वाली आमदनी यानी NII करीब 50% बढ़ी है। नेट NPA में गिरावट देखने को मिली है। जहां हम देख रहे हैं NPA का डर काफी हद तक निवेशकों को है। जब NPA घटता है तो जाहिर है कि वो निवेशकों को काफी हद तक पसंद आता है, और वो आंकड़े भी आपके सामने आप देख सकते हैं। नेट NPA में हल्की सी गिरावट, ग्रॉस NPA का आंकड़ा हालांकि ज्यादा अहम होगा। बैंक के नतीजों पर बात करने के लिए किशोर सांसी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बैंक के MD और CEO हैं। सांसी साहब, स्वागत है आपका। अगर आप हमें एक अंदाजा दें, ये जो बढ़ोतरी हम देख रहे हैं NII में, क्या इस क्वार्टर के दौरान या पिछले साल भर में आपका कारोबार यानी आपकी लोन बुक में अच्छी बढ़ोतरी हुई है? किस तरह से नतीजे आए हैं? हमारे पिछले साल में टोटल डिपॉजिट बढ़ा है 6.04% और एडवांसेस में 6.67% की बढ़ोतरी आई है, और टोटल बिजनेस 6.30% बढ़ करके 2,29,833 करोड़ हो गया है। हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो करीब 703 करोड़ हो गया है इस Q4 में, एज अगेंस्ट 312 करोड़ जो कि लास्ट ईयर Q4 में था। सिमिलरली द नेट प्रॉफिट जो हमारा Q4 में हमने दर्ज किया है वो 204 करोड़ है, जो कि 186% ज्यादा है लास्ट ईयर Q4 से, जो कि 71 करोड़ था। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,421 करोड़ हो गया है पूरे बरस का, एज अगेंस्ट 1,548 करोड़ लास्ट ईयर का। तो ये सब जो हमारा प्रॉफिट मुनाफा बढ़ा है, इसके काफी कारण है। इसमें हमने एक तो डिपॉजिट का कॉस्ट थोड़ा कम किया है। हमारा सेविंग्स बैंक डिपॉजिट करीब 5.5% से अधिक बढ़ा है। हमारा करंट डिपॉजिट 5% बढ़ गया है, और हमारा जो रिटेल क्रेडिट है उसमें करीब 24.34% की वृद्धि आई है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि हमारा 2.20% में था लास्ट ईयर, फॉर ये Q4 के लिए, इस साल के लिए 3.10 हो गया है, 3.10। ये निम बढ़ने से हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम में 48% का मुनाफा हुआ है, और उसके हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग दूसरी तरफ से अगर हम देखें, जिसपे इस समय सबको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता है निवेशकों को, कि NPS का क्या हो रहा है, वहां पर आपने निम्स में NIM में जबरदस्त बढ़ोतरी हासिल की है। वो तो मानने की बात होगी, शायद इंडस्ट्री में पिछले 12 महीने में इतना इंप्रूवमेंट कहीं और नहीं आया। लेकिन आपके स्लिपेजेस दिख रहे हैं 450 करोड़ के आसपास, उसके बावजूद आपका जो ग्रॉस NPA है वो करीब करीब स्टेबल है। तो क्या नए NPA जो हुए हैं, जो स्लिपेजेस हुए हैं, इनके सामने आपने रिकवरी या अपग्रेड्स भी होते हुए देखे हैं? क्या किया? हमारे पास लास्ट ईयर में पूरे साल में करीब 2,800 करोड़ के स्लिपेज हुए, लेकिन उसमें हमने 2,400 करोड़ की रिकवरी कर ली। तो नेट स्लिपेज जो हुआ है पूरे साल में 355 करोड़ का हुआ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और हम लोगों ने कैश रिकवरी जो है टोटल 862 करोड़ की पूरे साल में, जो कि हमारे टारगेट से कहीं ज्यादा है, एक साल पहले से कहीं ज्यादा रिकवरी है। और 862 करोड़ में से 124 करोड़ की रिकवरी है वो रिटर्न ऑफ अकाउंट्स में थी, जिसका कि सीधा मुनाफा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। तो इन सबको जो हम लोगों ने स्पेशल एफर्ट्स किए, वॉर रूम हम लोगों ने सेट किया है, स्पेशल कैंपेन्स किए रिकवरीज के लिए, इसको सबको मद्देनजर जो हम लोगों ने एफर्ट्स किए, उससे हमारा ग्रॉस NPA जो कि 6.98% था दिसंबर 2016 में, वो मार्च 2017 में घट के 6.59% हो गया। सिमिलरली जो नेट NPA हमारा 4.74% था दिसंबर में, वो 4.36% रह गया। इसके साथ मैं आपको एक और पॉइंट में बताना चाहूंगा कि जो प्रोविजनल कवरेज रेशियो है,
जिससे कि एक और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नजर आती है बैंक की कि कितना इंटरनल स्ट्रेंथ है बैंक में। हमारा पीसीआर 50% था लास्ट ईयर, 50.08%, वो अब बढ़ के 58.15% हो गया है, करीब 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। तो ये सब इन चीजों से लगता है कि हम लोगों ने बेसिक फाउंडेशंस जो है, नॉट ओनली एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। आपने जैसे कहा कि काफ़ी अच्छी रिकवरी ऑलरेडी कर रखी है, तो एनपीए के लिहाज से हम कह सकते हैं कि एक बेटर परफॉर्मिंग बैंक्स में विजया बैंक को शुमार किया जाना चाहिए। लेकिन हाल में जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है सरकार ने और अध्यादेश जारी किया है एनपीए रिकवरी के लिए, आपको क्या लगता है इसके चलते आपके बैंक में और दूसरे सरकारी बैंकों में किस रफ्तार से रिकवरी होती हुई दिखाई देगी और ओवरऑल जो एनपीए सिनेरियो है वो कितना बदलेगा? ये जो गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश जारी किया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा एम्पावर कर दिया है और ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज कमेटी बनाने की जो बात जाहिर की है, इन सब चीजों से लगता है कि जो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जितने भी कॉर्पोरेट एडवांसेस, स्पेशली जो S4A या कहीं ना कहीं किसी वजह से अटके हुए पड़े थे, उसका समाधान होना निश्चित ही है। तो इससे हमारे बैंक में जैसे काफी कॉर्पोरेट्स हैं, स्टील हो गया, पावर हो गया, उसमें 3 या 4% का हमारा कंसोर्शियम में कंट्रीब्यूशन है और हमें पूरा विश्वास है कि अगले आने वाले महीनों में या क्वार्टर में इनका कुछ रिजोल्यूशन होगा और उससे हमारे बैंक को ही नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में रिकवरी का आह्वान होगा, कैश रिकवरी बढ़ेगी, एनपीएस कम होंगे और माहौल और ज्यादा इंप्रूव होगा। आप जो करीब 7% से अब 6.6 पे आपके ग्रॉस एनपीए आ गए हैं, क्या अगले साल भर के अंदर ये 5 के नीचे या 4 तक भी आ जाए, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? हमारा पूरी कोशिश है कि हम 5 से नीचे लेकर के जाएं अगले साल और नेट एनपीएस को 3 से नीचे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सांसी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। किशोर सांसी, एमडी और सीईओ विजया बैंक के। काफ़ी शानदार नतीजे और लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए पिछले 12 महीने में 3 गुना हो चुका है ये स्टॉक, करीब 30 रुपए के आसपास से आज 92-93 पर चलता हुआ, तो इतनी शानदार रिटर्न साल भर में शायद ही किसी और स्टॉक ने दिए हों। बहुत ही जबरदस्त सरकारी बैंक में स्पेशली। हाँ, सरकारी बैंकों में, इनफैक्ट सरकारी बैंकों में ही आपको ऐसे रिटर्न दिखेंगे अगर साल भर में देखें। मुझे लगता है सिंडिकेट शायद एक और ऐसा बैंक हो सकता है, इंडियन बैंक हो सकता है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ये कुछ एक मिड कैप बैंक्स हैं जिन्होंने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए। बड़ों में भी अगर आप देखें तो पीएनबी जैसे परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। निफ्टी का परफॉर्मेंस आप देखिए करीब 19-20% के आसपास दिखाई दिया है साल भर में। इस दौरान पीएनबी ने 107%, तो डबल हुआ है। विजय की तरह ट्रिपल तो नहीं हुआ, डबल तो चली। पीएनबी जैसा बड़ा बैंक भी हुआ है सरकारी बैंकों पे। लेकिन क्या अभी मौका है? रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ के प्रेसिडेंट रिटेल आशु मदान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च श्रीकांत चौहान भी। आशु, क्या आपको लगता है कि विजया बैंक या ऐसे बैंक में और कहीं मौका है अभी? यस प्रदीप, आई थिंक ये कुछ छोटे बैंक्स ऐसे हैं। वैसे आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ पीएसयू बैंक्स, और अगर थर्सडे को भी हम आपके साथ चर्चा में थे जब वो रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस था, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े एनपीएज हैं, वो पैसे का हल पैसे से है। ये रेगुलेशन बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं कर सकती, और उसके बाद से काफ़ी सारे पीएसयू बैंक्स में हमने करेक्टिव मूव भी देखा। बट यस, जैसे विजया बैंक है, ऐसे मुझे साउथ इंडियन बैंक के भी रिजल्ट इसी अगले हफ्ते में है। वो भी एक छोटा बैंक है। मुझे ये छोटे जो बैंक्स हैं इनमें लगता है कि एक टर्न अराउंड सिग्नल है, एनपीएस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, और उसमें भी मुझे लगता है कि एनपीएस की रिडक्शन आएगी। तो इसीलिए जो हमने देखा है कि एक होप ट्रेड जो पीएसयू बैंक्स में बहुत बड़ा आया पिछले 2-3 महीनों में, जिसमें आपने भी पीएनबी का भी जिक्र किया। बहुत सारे बैंक्स में एक होप ट्रेड था कि सरकार कुछ ना कुछ एनपीएस को लेके आ रही है। आई थिंक काफी कुछ बाहर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अगर ओवरऑल पीएसयू बैंक इंडेक्स की बात करें तो मुझे टॉपिस्ट सिग्नल लगते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि काफी सारे बैंक्स का 180-190 के रेंज में, पीएनबी 195 के अराउंड बैंक ऑफ बड़ौदा था, 395 रुपए कैन बैंक था। उन सब में हमने करेक्ट, ये सब ऊपर के जो भाव बन चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अभी कोई बहुत मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो होप ट्रेड अब खत्म हो चुका है। अब तो एक्चुअली में जो रियल जिन बैंक्स में, जैसे विजया बैंक है आपने बात की, या किसी और बैंक में अगर रियल सिग्नल्स दिखते हैं कि एनपीएस को एड्रेस किया जा रहा है और जेन्युइनली किया जा रहा है, तो आई थिंक उसी में कुछ मूव मिलेगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि साउथ इंडियन बैंक भी ऐसा बैंक है जो एक आने वाले टाइम में हमारे को अच्छी रिटर्न दे सकता है और शायद डबल भी हो सकता है।
ओके, तो कुछ अलग आइडियाज पर ध्यान दीजिए, साउथ इंडियन बैंक के बारे में सोचिए। इस बीच कैपिटल फर्स्ट के नंबर्स आ चुके हैं। प्रोविजंस 126 करोड़ पर, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 124 करोड़ पर थे। प्रॉफिट के फिगर में हम देख रहे हैं एक अच्छा जंप है, 50% बढ़त देखने को मिल रही है। 70 करोड़ का या फिर 71 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, जहाँ पर पिछले साल या फिर पिछली तिमाही में 41 करोड़ के आसपास था। तो कैपिटल फर्स्ट अब रिएक्ट करना शुरू करेगा ज़रूर। 1% ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। अदर इनकम का आंकड़ा है इस नंबर में 5%, 5 करोड़ तक का। लेकिन जो तेजी आज बनती दिखाई दे रही है और खासकर इंडेक्स में जो जोश देखने को मिला है श्रीकांत, उसको हम देख रहे हैं आज फोकस में 2 सेक्टर्स हैं। एक है एफएमसीजी और साथ ही साथ ऑटो कंपनियां, खासकर ये ट्रैक्टर वाली कंपनियां, M&M, एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर्स। इनमें आपकी क्या राय बन रही है? एस्कॉर्ट्स पर हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ पर नई खरीदारी करने की सलाह आई है। M&M 1375 के आसपास, क्या आपको लगता है तेजी का पूरा फायदा उठाना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए इन गेन्स में? देखिए, वैसे मुझे लगता है कि जो निफ्टी है उसमें एक जो एक रेंज थी 9375 और 9275, उसको ब्रेक करने के बाद अभी उसके ऊपर ये सस्टेन हो गया है। तो पिछले कई घंटों से अगर आप निफ्टी को देखते हो तो 9370 के नीचे नहीं जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसने रेंज ब्रेकआउट किया है और इस रेंज के बेसिस पे हम 9475 को देख सकते हैं। यकीनन यहाँ पे अगर आप ऑटो की अगर बात करते हैं और स्पेशली अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो उसमें एक काफ़ी अच्छा एक हायर बॉटम बना हुआ है। और उसके अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो तो वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक रेंज बाउंड रहा है। और जैसे आज जो न्यूज़ फ्लो है इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली 1440 या 1430 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। तो यहाँ से इस मार्केट में काफ़ी अच्छा एक सेफ बेट ये भी हो सकता है। एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी चल चुका है काफ़ी, लेकिन हमें लगता है कि ये भी स्टॉक अपने नेक्स्ट लेवल्स के लिए जा रहा है, क्लोज टू 800 साढ़े 800 रुपये के लिए। और अगर आप एफएमसीजी की बात करते हो तो उसमें हिंदुस्तान लीवर में काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है। मुझे लगता है यहाँ से भी एक 40-50 रुपया बढ़ेगा। और अर्शदा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी आगे जाके आने वाले दिनों में कुछ 10,000 के आसपास जाएगी और वो सब, तो उस वक्त जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टॉक्स रहेंगे वो भी सब यही रहेंगे, रिलायंस, HDFC, हिंदुस्तान लीवर, जिनमें कंटिन्यूअस इंटरेस्ट रहेगा लोगों का और एटलीस्ट बाइंग का इंटरेस्ट रहेगा, बट सेलिंग का इंटरेस्ट काफ़ी कम रहेगा। ओके, इनफैक्ट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा बड़े 11 कंपनियां हैं जो 2 लाख करोड़ से ऊपर मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, आज वहां पर बहुत एक्शन है। HUL, HDFC, RIL, खासतौर पे ये 3 शेयर हैं जो लीड कर रहे हैं और सपोर्ट आ रहा है थोड़ा मारुति, HDFC बैंक, ONGC की ओर से भी। तो ये सारे दिग्गज हैं जो बाजार को ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे में निफ्टी पे आपको क्या आज लॉन्ग करके जाना चाहिए? श्रीकांत की बात सुन के लगता है कि हाँ, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की आम राय क्या है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। तीन बज चुके हैं और बारी है जानने की निफ्टी पे क्या कॉल होना चाहिए। लेकिन आइए एक बार नजर डाल लेते हैं दुनिया के बाजारों पे इस वक्त यूरोप का मूड कैसा है और अमेरिका में कैसी शुरुआत होने की उम्मीद है, क्योंकि आज आप जो भी पोजीशन आखिरी मिनटों में बनाएंगे कल सुबह उसका हाल दुनिया के बाजारों के मूड पर ही निर्भर रहने वाला है। तो डाउ फ्यूचर्स इस वक्त थोड़ा नुकसान दिखा रहे हैं, ये संकेत इतने अच्छे नहीं हैं हमारे लिए और यूरोप की चाल भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। इस वक्त आप कुछ तकनीकी दिक्कत शायद आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल कोई खास रुझान नहीं है यूरोप से और थोड़े दबाव की गुंजाइश बन रही है फिलहाल अमेरिका में। ऐसी स्थिति में हमारे बाजार में आपको क्या करना चाहिए? निफ्टी की कॉल हर रोज़ की तरह मोदित गोयल सबसे पहले एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉल दे रहे हैं। निफ्टी पर बाय कॉल है, 9350 का स्टॉप लॉस लगाएं और 9500 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिनों में 9500 बड़े काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं मोदित। JKD व्यू पॉइंट के जेके दोषी भी बुलिश हैं, लेकिन इन्होंने जो टारगेट दिया है 9460 का दिया है, ये फीजिबल है। 2 दिनों का ट्रेड रहेगा ये। 9370 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। श्रीकांत, आपके लिए निफ्टी पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोशिश तो है कि 9400 तक आज पहुंच जाए। 949930 तक हमने देखा है हम गए हैं। देखिए, वैसे निफ्टी जो एक 7 या 8 दिन से 400 आ गया है, तो श्रीकांत अब बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्योंकि 9400 के लेवल का इंतजार था, उस लेवल को हमने हल्के से छुआ है। अब देखना यही होगा कि इसको कितना हम होल्ड कर पाते हैं और उसके ऊपर क्या आज समाप्ति बनती दिखाई देगी। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी पर आगे?
देखिए स्ट्रेटेजी तो बाय की ही रहेगी, क्योंकि 9375 के लेवल्स के ऊपर ये मार्केट टिक नहीं रहा था, अभी टिक गया है और पिछले कई घंटों से अच्छा खासा ट्रेडिंग हो रहा है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। मुझे लग रहा है कि ये निफ्टी जो है वो 9475 के लेवल्स के लिए जा रही है। 9335 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो आप यहां पर और तेजी की उम्मीद कर सकते हैं और तेजी बनाए रखने की ही कॉल आती हुई फिलहाल। डीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ते हुए रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के। शर्मा जी, आपको क्या लगता है ये जो तेजी बन रही है 9000 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी निकल आया है, अब तो काफी कशमकश के बाद हम कह सकते हैं कि हम जिस तरह से टिके हुए हैं एक लंबा ब्रेकआउट है, यहां से तो एक लंबे टारगेट की बात अब करनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट है और मेरा टारगेट मेरे ख्याल से आप सबने डिस्कस किया है उससे ऊपर है। मेरे लिहाज से ये निफ्टी जो है वो इसको रेजिस्टेंस मेजर आएगा 9550 से ±25 पॉइंट्स, उस लेवल के आसपास तक निफ्टी यहां से जा सकती है। और ये टारगेट चूंकि आज ब्रेकआउट हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है टारगेट, तो मोमेंटम में ये टारगेट यूजुअली जल्दी जो है अचीव होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड तक और नहीं तो नेक्स्ट मंडे को जो है ये टारगेट अचीव हो सकता है। और 9400 के ऊपर पूरे तरह से बाजार को होल्ड करने की तैयारी में सारे आई थिंक बुल्स लग गए हैं। आशु, हम देख रहे हैं जिस तरह का एक्शन है आज, ऑफ कोर्स जैसे प्रदीप भी कह रहे थे, कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं, दिग्गज है जिन्होंने सबसे ज्यादा जोर लगाया है मार्केट को इन लेवल्स पर होल्ड करने के लिहाज से। अगर इस समय एक सेक्टर आपने चुनना हो फ्रेश खरीदारी के लिहाज से, कुछ है जहन में जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं जो शायद अब तक इतना भागा नहीं हो, या फिर जिसके वैल्यूएशंस दूसरे सेक्टर से अभी भी सस्ते हों? नहीं हर्षिता, आई थिंक इस मार्केट में जिस तरह से हमने लास्ट वीक भी बात की थी, मोर देन सेक्टोरल थीम स्टॉक्स हैं, हर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। अभी आप लीवर की बात कर रहे थे, मुझे लगता है लीवर में इतना बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और इसी एक्सपायरी में कल आपके इंग्लिश चैनल पे भी बात हो रही थी, मुझे इस एक्सपायरी का हीरो लगता है कि हिंदुस्तान लीवर होगा, सेंचुरी टेक्सटाइल होगा, हिंद पेट्रो में भी एक अच्छा मूव बनने की कोशिश हो रही है। सो हर सेक्टर में आपको स्टॉक्स मिलेंगे अलग अलग जो कि इस मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। प्रदीप वाज डिस्कसिंग के 8-9 दिन से हम एक नैरो दायरे में काम कर रहे थे। जब भी एक बहुत ही छोटे दायरे में काम होता है तो नॉर्मली क्या ट्रेड होता है कि जो टायर्ड बुल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये निफ्टी जो आज ब्रेकआउट हुआ है इसमें एक बहुत बड़ा एक अभी जो अगला मूव 100 पॉइंट का मिल सकता है वो शॉर्ट कवरिंग से मिल सकता है। तो आई थिंक इंडेक्स में इस वक्त जो कितने दिन से हम बात कर रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, इंडेक्स बोरिंग है, इंडेक्स में नहीं रहना चाहिए, कोई नो ट्रेड जोन में है, एज ए डिसिप्लिन अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिसिप्लिन अवॉइड नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन में लोग एक करेक्शन की वेट कर रहे थे, तो वो करेक्शन आई नहीं और इनफैक्ट ऊपर की तरफ चल दी। तो मुझे लगता है कि एक और शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा जो एक 100 पॉइंट निफ्टी को और ऊपर लेके आराम से जा सकता है। सो आई थिंक अब ट्रेड ऐसा है कि इंडेक्स की कॉल्स आई थिंक इन द मनी कॉल्स लॉन्ग करके जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडेक्स नहीं लेना चाहते 9300 की कॉल ले लीजिए और उस कॉल को राइड करना चाहिए मुझे लगता है अगले 5 दिन तक। ऐसे ही फ्रंट लाइन, मुझे हिंदुस्तान लीवर, सेंचुरी टेक्सटाइल, इवन रिलायंस की आप बात कर रहे थे, ये फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, कुछ प्राइवेट बैंक, ये लगता है कि एक अच्छा अप मूव देंगे इंस्टेड ऑफ सेक्टोरल थीम। अगर आप सेक्टोरल थीम की बात करें हर्षिता, यू कैन नॉट पिक वंस। क्या आप ऑयल एंड गैस थीम के साथ जा सकते हैं? शायद नहीं। आईटी, फार्मा, मेटल्स, सो आई थिंक टू पिक एंड चूज एक पर्टिकुलर सेक्टर इस वक्त डिफिकल्ट है, लेकिन हर सेक्टर में आपको स्टॉक्स मिलेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहना चाहिए। ओके, लेकिन इस बीच नतीजे आते हुए और वो है जी एंटरटेनमेंट के, जहां पर आपके सामने आमदनी 1559 करोड़ से बढ़कर आती हुई, मुनाफा 227 करोड़ से बढ़कर 1514 करोड़ रुपए पे आता हुआ। जी, स्पोर्ट्स बिजनेस इन्होंने जो बेचा था उसका एक वन टाइम गेन है, तो आमदनी से भी ज्यादा मुनाफा इनफैक्ट आ रहा है। तो ये आपको अदर इनकम को यहाँ पर डिस्काउंट करके चलना पड़ेगा, लेकिन आमदनी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल ये कुछ शुरुआती आंकड़े आते हुए, ऑपरेशनल आंकड़े अगर हमारे सामने आए तो शायद आप इसको ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। बिड्डा अब हमारे सामने 468 करोड़ रुपए है, हमारा पोल था 435 का, तो उम्मीद से बेहतर कहा जाएगा ये ऑपरेशनल कारोबार के लिहाज से। बेटर नंबर्स ऑफ कोर्स है प्रदीप, लेकिन एक्सपेक्टेड था यहाँ पर वो स्पोर्ट्स चैनल जो उन्होंने बेचा है उसका एक वन टाइम गेन आता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक एड रेवेन्यू ये इंटरेस्टिंग है, ये 8% पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनुमान यही था कि थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा एड रेवेन्यू, स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद ज्यादातर मीडिया कंपनियों में ये एड रेवेन्यू घटा है, लेकिन 8% इज नॉट अ बैड नंबर। अब देखना होगा कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कहां पर आते हैं, क्योंकि हमारा अनुमान यही है
ये 4 से 6% के बीच रहेंगे। तो 1223 करोड़ का यहाँ पर वन टाइम गेन है उस स्पोर्ट्स चैनल के बेचने के बाद। उसको आप हटाकर देखेंगे तो करीब करीब 293 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया होगा। टैक्स एंगल भी होगा। हाँ, तो एबिडा लेवल पर अगर हम देखें तो हमारे अनुमान से करीब 30 करोड़ के आसपास ज़्यादा आमदनी हुई है। उसी को हम बेंचमार्क मानते हुए यहाँ पर शायद इसको एनालाइज करें तो बेहतर होगा। 35 करोड़ करीब ज़्यादा आया है हमारे अनुमान के मुकाबले। शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को? मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। अगर ऑपरेशनल लेवल पे एस्टिमेट से बेहतर आए हैं तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, क्योंकि अदरवाइज भी देखिए आप जो मीडिया कंपनियां हैं उनके लिए मैं समझता हूं कि करंट ईयर के सेकंड हाफ से आप सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि जहां तक सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू की बात है वो तो मोस्टली स्टडीली ग्रो हो रहा है सबके लिए, 2-4%, 5%, 6% जैसे इस केस में हुआ है वो हो रहा है। लेकिन जो मेजर जो किक आएगा वो आएगा एड रेवेन्यू से। और अब जब इकोनॉमिक रिवाइवल मेरे ख्याल से सेट इन हो रहा है और इस साल सेकेंड हाफ में देखेंगे कि इकोनॉमी तेजी से रिकवर हो रही है, तो एड रेवेन्यू जो है वो मीडिया कंपनियों के काफ़ी बढ़ेंगे। तो इस साल सेकेंड हाफ में एड रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट इजाफे की उम्मीद है मुझे, और उसके चलते ये साल और अगला साल जो है मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि जी का काफ़ी अच्छा जाएगा और उस महीने में इसको होल्ड करना चाहिए। ओके, होल्ड करने लायक शेयर है। एड रेवेन्यू 8% पर आया है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। स्टॉक आपके सामने 5% की तेजी दिखाता हुआ। इनफैक्ट अब इंतजार हीरो मोटोकॉर्प का भी रहेगा कि दूसरी दिग्गज कंपनी जो अपने नंबर्स पोस्ट करेगी। लेकिन कल जो नतीजे आएंगे इस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर एशियन पेंट्स, HCL टेक, ये 2 कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आने वाले हैं। और HCL टेक में तो हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दी थी। सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनम, बताइए क्या एक्सपेक्टेशन है HCL टेक से? HCL टेक से पीयर्स के मुकाबले एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, खास करके कांस्टेंट करेंसी के फ्रंट पर। डॉलर रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी तो रुपी रेवेन्यू में 2.3% का जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन और पैट बेहद ही फ्लैट रहेंगे। जो ग्रोथ आएगा वो ज्योमेट्रिक, IBM और बटला अमेरिका के एक्विजिशन से आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मार्जिन पे थोड़ा सा दबाव दिख सकता है क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है और साथ ही कंसोलिडेशन का भी इफेक्ट मार्जिन पर आता है। नतीजों के अलावा जो सबसे अहम रहेगा वो है वित्त वर्ष 2018 का गाइडेंस। माना जा रहा है कि कंपनी कांस्टेंट करेंसी के लिए 11 से 13% के ग्रोथ का अनुमान दे सकती है। वही मार्जिन्स के फ्रंट पे 19 से 20% के मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन कंपनी लेकर चल रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि इन्फोसिस ने जब अपना गाइडेंस दिया वो 6.5 से 8.5% के ग्रोथ का दिया है। वही कॉग्निजेंट जैसी कंपनी ने भी 8 से 10% के ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। वहां पर HCL टेक फिर से एक लीडिंग गाइडेंस देता हुआ दिखाई देगा, इंडस्ट्री लीडिंग गाइडेंस देता हुआ दिखाई देगा, जिस पर खास नजर रहेगी। और एशियन पेंट्स से स्टेबल आंकड़ों की उम्मीद है। आय में 8.5% की बढ़ोतरी, मुनाफे में लगभग 8.5% की बढ़ोतरी, मार्जिन फ्लैट रहेंगे। जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, हटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नतीजों में खास नजर रहने वाली है वॉल्यूम ग्रोथ पे। जब कंसाइन एनालिटिक के तिमाही नतीजे आए वो वॉल्यूम ग्रोथ पे जबरदस्त दिखाई दिए। एक सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पर कंपनी ने 16% का ग्रोथ डिलीवर किया। ऐसे में एशियन पेंट से डिलीवर किया एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी 7 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करेगी। यहां पे किसी तरह का आउट परफॉर्मेंस अगर दिखता है तो वो कंपनी या फिर बाजार बेहद ही पॉजिटिवली लेगा। मार्जिन्स पर भी खास नजर रहेगी क्योंकि कंपनी के जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है उसके दाम बढ़े हैं तो उसका दबाव थोड़ा सा मार्जिन्स पर पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए हैं तो वो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वॉल्यूम ग्रोथ। ओके, तो एशियन पेंट्स के अनुमान आपके सामने और साथ ही HCL टेक, इन दोनों नतीजों पर खास तौर पे हमारी नजर रहेगी। अगर आप देखें तो IT कंपनीज के लिहाज से इस क्वार्टर के दौरान चिंताएं काफ़ी बढ़ी हैं, लेकिन लोग बॉटम फिशिंग करने की भी कोशिश करते हुए दरअसल नज़र आ रहे हैं। श्रीकांत, अगर आप ये बताएं कि इन दोनों ही रिजल्ट्स के पहले किस तरह की पोजीशन बन रही है, मार्केट कितना ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक होके जा रहा है नतीजों के पहले? आई थिंक वेरी क्लियरली IT के बारे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी पेसिमिस्टिक है और इसी वजह से मुझे लगता है कि HCL टेक में अगर एक बार रिजल्ट आने के बाद अगर पोजीशन बनाई जाए तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल IT की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक TCS ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। नो डाउट उसमें भी काफ़ी अच्छा एक हम लोगों ने सेल ऑफ देखा था, लेकिन आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में अगर मुझे लगता है कोई स्टॉक चल सकता है तो क्लियरली TCS चल सकता है, टाटा एलेक्सी चल सकता है। HCL टेक मुझे लगता है ऑलरेडी चल चुका है और थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है।
बट एशियन पेंट्स समाव मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टेडीली ऊपर जा रहा है। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में देखते हो वीकली मंथली, तो उसमें काफ़ी अच्छा एक वी शेप रिकवरी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करके शायद 1400 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स में हम और अगर पोजीशंस बनाते हैं लॉन्ग की तो वो फायदेमंद हो सकता है। ओके, हालांकि आज मोटे तौर पे मंदी चल रही है। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और इन्फोसिस ये सभी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली आती हुई, क्योंकि प्रदीप कल के सत्र में हमने देखा था एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स में काफ़ी रफ्तार बनती दिखाई दी थी, लेकिन कुछ और काउंटर्स हैं जो पिछले आधे घंटे में काफ़ी एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में अब खरीदारी जोर पकड़ती हुई, यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे काउंटर्स हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं। शर्मा जी, HUL की हमने काफ़ी चर्चा की और यहाँ पर आशु भी कह रहे हैं कि एक आउट परफॉर्मर रहेगा आगे, लेकिन मैरिको, टाटा ग्लोबल, ये जो दूसरी स्टोरीज हैं जो कंजम्पशन स्टोरीज ही हैं, क्या वहाँ पर भी आपको कुछ वैल्यू दिखती है? देखिए, कल जिस तरह से गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स आए और गोदरेज कंज्यूमर में साथ में जो है बोनस भी दिया, और वो इंडिकेट करता है कि आउटलुक उनको प्रिटी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो कुछ भी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। सारी कंपनियों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि डीमोनेटाइजेशन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। और अब जब रिकवरी दिख रही है और पर्टिकुलरली मानसून अगर अच्छा आने वाला है, तो रूरल मार्केट जो कि अभी FMCG कंपनियों के लिए मेन ड्राइवर है, वहाँ रिकवरी दिख रही है। तो मैं समझता हूँ करीब करीब सारी लीडिंग जो FMCG कंपनियां हैं उनके लिए एक पॉजिटिव खबर है और वहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और HUL तो चूंकि आज एक तरह से न्यू हाई में जाता दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये तेज़ी के काफ़ी सारे संकेत फिलहाल हमारे सामने। आज के दिन तमाम दिग्गजों में ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। HUL के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति सुजुकी दो ऐसे दिग्गज हैं जो नए हाइज पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑल टाइम हाइज। तो रिकॉर्ड लेवल्स जो निफ्टी के बने हैं उसमें उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड बनाने वाले ये कुछ दिग्गज हैं वो भी आपके सामने। इस वक्त हम आपको बताते हैं हर रोज़ BTST या STBT। आज जाहिर है कि BTST होंगे, ज़्यादातर ऐसी उम्मीद करें 3:15 बजे। आइए देखते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स ने कौन से स्टॉक्स चुने हैं जहां पर आप इस वक्त ट्रेड कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। नीरव अखारिया, इंडिपेंडेंट टेक्निकल एनालिस्ट, बाई कॉल दे रहे हैं डाबर पे 277 का स्टॉप, 286 के टारगेट। दूसरी कॉल है इनकी आइडिया पे तेजी करने की, स्टॉप लॉस 89 पे लगाएं और टारगेट 94 रुपये 50 पैसे के आने की उम्मीद कर सकते हैं। किरण जाधव प्रेसिशन इन्वेस्टमेंट के बाई कॉल दे रहे हैं बलरामपुर चीनी पे, स्टॉप लॉस 163, टारगेट 172 के। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी इनका बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 1365, टारगेट 1420 के आते हुए। श्रीकांत, आपके BTST? प्रदीप जी, मुझे लगता है कि मदरसन सुमी हम एक लॉन्ग लेके चल सकते हैं स्टॉक को। करंटली ये चल रहा है कुछ 407-8 के आसपास। मुझे लगता है कि 400 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 425 के टारगेट्स हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा है कि इसमें एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन है। और एक जो अच्छा लग रहा है वो हमें प्राइवेट बैंक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सभी में फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसमें जो हाई बीटा स्टॉक है वो है येस बैंक। करंट लेवल से मुझे लगता है कि येस बैंक लॉन्ग करके चल सकते हैं BTST के बेसिस पे। स्टॉप लॉस रहेंगे कुछ 1580 के आसपास के और टारगेट्स रहेंगे 1650 से लेकर 1660 के। ओके, येस बैंक ये दिख रहा है करीब करीब 2 हफ्ते से एक करेक्टिव मोड में है, लेकिन एक कॉन्ट्रा कॉल यहाँ श्रीकांत की तरफ से आती हुई येस बैंक पे दरअसल दिखाई दे रही है, जो उन्होंने BTST कॉल फिलहाल आपके लिए दिया है। तो यह आज के BTST स्टॉक्स, वो शेयर जो आप इस वक्त ट्रेड कर सकते हैं और अच्छे मुनाफे की उम्मीद यहाँ पर करनी चाहिए। लेकिन वहीं कोटक महिंद्रा बैंक जो नए हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है आज के दिन, अगर श्रीकांत कोटक के चार्ट्स पे नजर डालें, अगले टारगेट आपको क्या दिखते हैं? प्रदीप जी, बेस्ड ऑन कंप्लायंस हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते कोटक के बैंक की, क्योंकि मैं कोटक बैंक के जो कोटक सिक्योरिटीज है, इज अ पार्ट ऑफ कोटक बैंक। बट मुझे लगता है कि जितने भी प्राइवेट बैंक्स है उसमें काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है और यहाँ से भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इनमें हम ट्रेडिंग बेसिस पे ट्रेड भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें आज जो सबसे शानदार प्रदर्शन दिग्गजों में आया है भारतीय एयरटेल की ओर से। शर्मा जी, नतीजे हालांकि अच्छे नहीं दिख रहे थे, लेकिन आप देखिए 8% की तेज़ी इसने बना ली है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्तों में जितना ट्रेड हुआ था उतना आज हो गया है, तो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है। इसमें से डिलीवरी कितनी है ये बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि डिलीवरी भी एवरेज से बहुत ज़्यादा निकलेगी।
देखिए, खराब रिजल्ट के बावजूद जब इतनी स्ट्रांग जो है खरीदारी आती है तो उसके कारण फिर शॉर्ट कवरिंग भी बिग वे में होती है और उसके चलते ही मार्केट ये शायद जो है आज इतना ऊपर है। लेकिन जो फंडामेंटल्स है कंपनी के सेक्टर के वो इतने स्ट्रांग नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये जो रिकवरी है या ये जो रैली दिखाई दे रही है ये कोई लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी। शेयर वापस शायद एक रेंज में हो जाएगा और अपसाइड में एक जो लिमिटेड अपसाइड बाकी है अभी यहाँ से 5-1% की, और उसके बाद में शायद जो है वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर कंसोलिडेट होता रहेगा शेयर, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो इस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन आशु, अगर आप देखें इस तेज़ी के बाद हम लगातार सुबह से ही बात कर रहे हैं तमाम एनालिस्ट से, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि रिलायंस जियो ने जो एक एग्रेसिव प्लान सामने रखे हैं उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियों का कारोबार या मुनाफा बहुत ज़्यादा निकल के रिलायंस के पास जा रहा हो, बल्कि सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है और ये एडिशनल मार्केट एक तरह से जियो अपने लिए क्रिएट कर रहा है और इसके चलते इन वैल्यूएशंस पे शायद एक बार की मौका बन रहा है और इसी वजह से खरीदारी आ रही है। आपको क्या लगता है? प्रदीप, आई थिंक आपने बिल्कुल वैलिड एक बात बोली कि एडिशनल मार्केट क्रिएट हुई है अभी। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो एक आज से बहुत साल पहले एक ऐसा ही फेज आया था जब आरकॉम वो हैंडसेट वाली डील लेके आए थे, तो तब भी क्या हुआ था कि सबने एक दूसरा फोन ले लिया था, दूसरा नंबर ले लिया था, तो वो एडिशनल मार्केट हुई थी। ऐसा नहीं था और आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने क्योंकि अपना एयरटेल का नंबर बंद कर दिया हो या वोडाफोन बंद कर दिया हो। यस, जियो को उन्होंने एडिशनल यूजेज के लिए जरूर लिया है, बाकी इसके बाद आई थिंक कंपनी परफॉर्मेंस कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो राइट नाउ मार्केट क्रिएट हुई है, एडिशनल मार्केट क्रिएट हुई है। इसका रियल रिजल्ट के कितना नेट शेयर किसके पास रहता है या किसके पास जाता है, आई थिंक वो 6 महीने से 1 साल की परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा। भारती के बारे में जरूर होगा क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर लैकलस्टर है, कहीं नहीं पहुंचा, कोई प्राइस मूवमेंट नहीं थी, रिजल्ट एक्सपेक्टेड खराब थे, वो थोड़े से उस एंगल से आई थिंक शॉर्ट कवरिंग इज द इंग्रेडिएंट। क्योंकि प्रदीप, हमने इस मार्केट में बहुत देखा है कि बहुत सारे स्टॉक्स में जिनमें लैकलस्टर मूवमेंट होती है, एक ट्रेड होता है कि कॉल या पुट्स एक्सपायरी के लिए सेल कर देते हैं 5 या 7-10% ऊपर, और उसमें आई मीन जो एक प्रीमियम ईटिंग स्ट्रैटेजी होती है। सो आई थिंक भारती उस चीज में बहुत, और जिस तरह की मूव के बाद मुझे लगता है कि कॉल सेलर्स बहुत ट्रैप हो जाते हैं और उस तरह की शॉर्ट कवरिंग, तो मुझे इस एक्सपायरी में कोई ऐसा नहीं लगता कि भारती में कुछ छूट कोई प्राइस में गिरावट आएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी एक और अपमूव आ सकता है। ओके, एक और अपमूव की स्थिति बनती हुई भारती में दिखाई देगी। लेकिन आज ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा ट्रिगर था वो मॉनसून सामान्य रहने का था और उसके बाद हमने देखा एस्कॉर्ट्स, M&M फर्टिलाइजर कंपनियों में जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दी। अगर मॉनसून की चाल आगे बेहतर रहती है या फिर सामान्य रहती है, शर्मा जी, यहाँ से आपको क्या लग रहा है? एक नई रैली की शुरुआत होगी इन सेक्टर्स में और शायद ये सही मौका है खरीदारी शुरू करने का? देखिए, अगेन कोई ब्रॉड बात नहीं करते हुए मैं समझता हूँ कि महिंद्रा जैसी कंपनी जिसने कि पिछले 12 महीनों में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया हुआ है और जो कि बहुत बड़ी प्लेयर है रूरल सेक्टर के अंदर, एक तो ट्रैक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर है, साथ ही साथ जो इसके दूसरे जो व्हीकल्स हैं SUVs वगैरह वो भी रूरल सेक्टर में काफ़ी यूज़ में आते हैं, तो उसके चलते महिंद्रा काफ़ी पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो जाता है और वैल्यूशन भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के कंपेयर टू इसके पीयर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे सेगमेंट में मुझे महिंद्रा काफ़ी अच्छा लग रहा है। फर्टिलाइजर की जहाँ तक बात है डेफिनेटली अच्छे हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़ भी चुके हैं, तो उसके सामने मुझे महिंद्रा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ओके, M&M यहाँ पर अगर आपको देश के ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर ही ट्रेड करना है या अच्छे मॉनसून पे ट्रेड करना है तो M&M चुनिए, ये है राय फिलहाल शर्मा जी की ओर से। इस बीच आप देखिए जी एंटरटेनमेंट नतीजे आने के बाद से अब तक 25 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं, तो दिन भर के वॉल्यूम का आधा हिस्सा, यानी नतीजे बहुत पसंद आए बाजार को, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये उछाल आया है, ध्यान में रखिए। अडानी एंटरप्राइजेज एक और ऐसा ही स्टॉक है जहां पर करीब 25 लाख शेयर्स का ट्रेड हुआ है, पूरे दिन का वॉल्यूम 1 करोड़ से ऊपर का है, तभी 1/4 वॉल्यूम पिछले 10-15 मिनटों में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीकांत, क्या ये एक BTST हो सकता है? देखिए 165 से गिरा था, 165, 155 ना से 135 भी आ जाए 1-2 दिन में तो क्या बुरा है? देखिए, वैसे इसमें जो एक सेल ऑफ हुआ था वो एक काफ़ी शार्प सेल ऑफ था और 160 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसमें से अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो, प्रीवियस मंथ के चार्ट को अगर आप देखते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। इसमें ऐसा हुआ था कि 120 वाला 160 हो गया था और वापस उसका जो क्लोज था वो वापस
120 के आसपास था, तो 105 या 110 के आसपास। तो नेट मुझे लगता है कि इसमें करंट फॉर्मेशन के बेसिस पे, जैसे आप बोल रहे हो कि BTST के बेसिस पे अगर लेके जा सकते हैं तो डेफिनेटली इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि इसने अपने मंथली लो को मेंटेन कर लिया है, मैनेज कर लिया है, और ये फॉर्मेशन ऑलवेज इंडिकेट करता है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट ट्रैप हो सकता है, और इसी वजह से मुझे लगता है यह स्टॉक आने वाले दिनों में 140 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से डेफिनेटली लॉन्ग लेके जा सकते हैं। ओके, तो लॉन्ग की पोजीशंस कैरी की जा सकती हैं उस काउंटर में, अदानी एंटरप्राइजेज में खासकर। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं एक अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है, उसमें फार्मा कंपनियां हैं। इस पर श्रीकांत आपकी राय दीजिए। आज कैडिला हेल्थ केयर में हमने देखा काफ़ी तगड़ी मूव आई, ऑरबिंदो फार्मा में एक अच्छा डेवलपमेंट था, हालांकि कैडिला ऊपरी लेवल से एकदम फ्लैट हो चुका है। क्या किया जाए इन काउंटर्स में अब? हर्षिता, मुझे लगता है कि जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें हमें अगर फोकस करना है तो ज़रा मिड कैप स्टॉक जो रहेंगे उसमें फोकस करना बेटर रहेगा, क्योंकि फार्मा में लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुके हैं, ईयरली लोज पे आ चुके हैं, लेकिन इनमें जो एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन के उसके बाद एक जो बेस फॉर्मेशन बनना है वो बाकी है, और जब तक ये नहीं बनता है तब तक इसमें रिस्क काफ़ी रहेगी। लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी बन सकती है आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कैडिला यहाँ से भी हम लॉन्ग लेके चल सकते हैं, आने वाले दिनों में 530 या 540 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। और एक जो फार्मा में अच्छा लग रहा है मिड कैप फार्मा, वो है नैटको फार्मा। करंटली ये ट्रेड कर रहा है कुछ 895, 900 के आसपास। ये भी स्टॉक हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 960 या 1000 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा। ओके, आशु, एक स्टॉक पे आपकी राय लेना चाहेंगे, वो है एस चांद। और ये स्टॉक अगर आप देखें कल ही लिस्ट हुआ, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से निवेश की राय दे रहे थे, तो फंडामेंटल्स पे या वैल्यूएशन पे बहुत भरोसा नहीं था, लेकिन लिस्टिंग कम से कम अच्छी होगी और वहाँ गेन्स मिलेंगे ये माना जा रहा था। आप देखिए आज गिरावट तेज़ी से बढ़ती हुई अब नज़र आ रही है। तो कल इसने जो करीब 700 का हाई छुआ उसके बाद से लगातार गिरा ही है, इस वक्त 650 के लेवल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या आप कहेंगे कि निकल लेना चाहिए? यस प्रदीप, निकल लेना चाहिए, क्योंकि कारण ये है प्रदीप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले दिनों में जिस तरह का यूफोरिया मार्केट में है, मार्केट में अपमूव्स हैं, और जो जितने पुराने अच्छे आईपीओज आए हैं उनमें एक लिस्टिंग गेन्स मिले हैं, तो आई थिंक वो एक रिदम बन जाती है। आई थिंक उस तरह के सारे आईपीओज में, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपनी में कोई खराबी है, लेकिन वैल्यूएशन वाज द की कि और इस ऐसी मुझे फ्यूचर विजिबिलिटी भी नहीं दिखती कि यहाँ से अगर मैं इसको होल्ड कर लूँ या ऐड कर लें और नियर फ्यूचर में या कोई मिड टर्म में कोई बहुत बड़ा अपमूव किसी वजह से आ सकता है। सो आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट, आई थिंक जो वैल्यूएशन एक बार अगर हाथ से निकल गई तो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में या कोई बहुत ही जल्दी मुझे वो एग्जिट मिलेगा। सो आई थिंक जिस तरह की मार्केट है, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने स्टॉक्स हैं, इतने हाई बीटा अवेलेबिलिटी है इस वक्त मार्केट में, ट्रेंड अप है और कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है। सो आई थिंक इसमें ऐसे स्टॉक्स में जिनमें अगर थोड़े से हम सर्कमस्पेक्ट हैं या जो एक डल फेस में चले जाएंगे, कंसोलिडेशन ही रहेगा, कुछ नहीं जाएगा, उनसे निकल लेना चाहिए। ओके, तो जहां पर कॉन्फिडेंस नहीं है वहां से एग्जिट लेना भी शुरू करें, ये साफ राय आती हुई। लेकिन आज कुछ कंपनियां जो नंबर्स के बल पर काफ़ी रफ्तार दिखा चुकी हैं, GMDC 6% ऊपर। शर्मा जी, क्वार्टर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन सवाल यही है एक दिन में स्टॉक ने काफ़ी कमाई कर ली है, अब यहाँ से आगे किस तरह के रिटर्न्स ये दिलाएगा? क्या पीक आउट करने का खतरा है, या फिर अगर यही रन रेट कंपनी पोस्ट करती है नंबर्स के लिहाज से ये सिलसिला जारी रहेगा? आपकी क्या अप्रोच रहेगी GMDC जैसे शहरों में? देखिए, GMDC में ऐसी खबर है कि इनकी नई माइंस चालू हुई है और जिसके चलते ही वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं और प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। और आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं, और ये इंडिकेट करता है कि ये जो नई माइन खुलने के कारण जो वॉल्यूम की ग्रोथ आई है और मार्जिन में और प्रॉफिट में जो इजाफा हुआ है ये सस्टेन रहेगा। और सस्टेन अगर रहता है तो नेचुरली जो 17-18 है वो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा जा सकता है और वहाँ परफॉर्मेंस जो है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। तो उसके चलते मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है एक्युमुलेट करना चाहिए। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो 135 के ऊपर अगर ये बंद होता है या आज या कल में चला जाता है तो उसके बाद में एक नया ब्रेकआउट हो जाएगा इसके अंदर, और उस ब्रेकआउट के बाद में 134-35 इसका बॉटम हो जाएगा और वहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, आप देखिए होटल लीला, TVS मोटर्स, कॉरपोरेशन बैंक, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दो स्टॉक्स, और श्रीकांत वक्त तो अब काफ़ी कम रह गया है आज के ट्रेड में, बायोकॉन और IDBI बैंक
बुरी खबरों की वजह से जिस तरह से पिटे थे, क्या आप मंदी की कोई पोजीशन हो तो होल्ड करके जाएंगे इन दोनों में? मुझे लगता है कि वैसे IDBI बैंक और बायोकॉन ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास अवेलेबल हैं, और चूंकि मार्केट अभी एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन में है और अगर इसमें और शॉर्ट कवरिंग अगर देखी जाए तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि बायोकॉन और IDBI दोनों में अगर शॉर्ट पोजीशन हो तो कवर कर लेना बेहतर होगा। ओके, अगर शॉर्ट की पोजीशन है वो कैरी ना करें, कवर कर लें। इनफैक्ट बायोकॉन 980 के कुछ आसपास सुबह में दिखाई दिया था और वहां से हमने देखा काफी तगड़ी रिकवरी सुबह सवेरे ही देखने को मिल गई थी। देखिए 997 के आसपास दिखा था और उसके बाद वो वीक नहीं हुआ है, तो कवर करने लायक शायद स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। मैस्टेक में हम देख रहे हैं पोजीशंस बढ़ती हुई, आखिरी इन मिनटों में शॉपर स्टॉप में कुछ खरीदारी बढ़ती दिखाई दे रही है। अदानी एंटरप्राइजेस पर हमने पहले बात की, वहां पर भी कुछ एक्टिविटी जोर पकड़ रही है आखिरी चंद मिनटों में। साथ ही साथ आप देखेंगे ABB कल का हीरो आज भी परफॉर्म कर रहा है, 5.5% का उछाल। आखिरी 1.5 मिनट है तो फोकस करते हैं इंडेक्स पर। 9410 9410 इन नई ऊंचाइयों के आसपास बाजार बंद होता दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल आज का स्टार परफॉर्मर है और एक सरप्राइज प्लेयर था। आप देखेंगे 7% की बढ़त पर यह कारोबार करता हुआ काउंटर। जी एंटरटेनमेंट नंबर्स के बाद 5% ऊपर। HUL में हमने देखा दमदार तेजी बनी, ये भी लाइफ हाइस पर ट्रेड करता हुआ 1000 के करीब आ गया है ये काउंटर। 997 के आसपास समाप्ति होती हुई। औरबिंदो फार्मा, HDFC, आयशर मोटर्स, M&M लिस्ट लंबी है आज तेजी वाले खिलाड़ियों की। कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दिग्गजों ने साथ दिया है। यही वजह है कि हम निफ्टी को 9400 के ऊपर टिकता देख रहे हैं। मिड कैप साइड पर भी हमने देखा ढेरों ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आउट परफॉर्मेंस, लेकिन बैंक्स की भी दाद देनी चाहिए प्रदीप, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा काफी आउट परफॉर्मेंस देखी गई। बिल्कुल, इसके अलावा JSW एनर्जी, JSW स्टील, अपोलो टायर्स, भूषण स्टील, मेरिको, JSW एनर्जी, ये कुछ एक स्टॉक्स आपके सामने। छोटे स्टॉक्स में अगर आप देखें तो मिर्जा इंटरनेशनल काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ आखिरी मिनटों में खरीदारी दिखी। निटको टाइल्स में भी हमने ऐसी खरीदारी आते हुए देखी है। मैन इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए, पाइप बनाने वाली ये कंपनी है, करीब 10-11 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है जाते जाते। और हाँ, नेटवर्क 18 भी, इनफैक्ट नेटवर्क 18, TV18 ब्रॉडकास्ट, दोनों काउंटर्स में हमने देखा काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाया गया। तो आज का सत्र काफी बढ़िया रहा है और हाइस पर बाजार बंद होता हुआ लाइव हाइस पर इनफैक्ट 9409 या फिर 9409 पर हम 93 अंकों की बढ़त पर जाकर टिके हैं। पूरे 1% की तेजी निफ्टी ने दिखाई। सेंसेक्स भी 300 पॉइंट ऊपर 30,256 के लेवल्स पर नए शिखर पर बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। 1% का उछाल दोनों सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाया। बड़ा सवाल, क्या इन लेवल्स को हम होल्ड कर पाएंगे या फिर इन लेवल्स पर भारी भरकम मुनाफा वसूली का जोर आएगा? आशु, आपका कन्विक्शन क्या कह रहा है? अब तैयारी 9500 की कर लेनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, कोई प्रॉफिट बुकिंग या कोई ऐसा कुछ नहीं आएगा हर्षदा। बहुत सारे लोग बस मिस कर चुके हैं। 9300 पे बहुत करेज चाहिए इंडेक्स के साथ लॉन्ग जाने की, और जिस तरह की कंसोलिडेशन देखी गई, थकान देखी गई, टाइटनेस देखी गई, सब लोग दूर रहने की राय दे रहे थे। दूर रहने का डिसिप्लिन भी बेटर था। सो बिल्कुल भी अंडर ओन्ड है इंडेक्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मार्केट है, बल्कि अगर रनअवे इंडेक्स में 200-300 पॉइंट की एक तरफ की मूव आ जाएगी तो शायद वो शॉर्ट कवरिंग भी ओवर हो जाती है, यूफोरिया भी बन जाता है। सो इस तरह की मूव अगर कुछ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा रहा है, मुझे लगता है ये मूव ऊपर रहेगा। इंडेक्स में अगर कहीं एक ऊपर के लेवल पे जाके कहीं रेजिस्टेंस भी आती है, या पिछले दिनों में हमने रेजिस्टेंस देखी, उस रेजिस्टेंस पे वो कंसोलिडेट करता रहेगा, कोई गिरावट नजर नहीं आती है। सो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्दी कि आप स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स के साथ रहे, इंडेक्स आपको सपोर्ट करे, और ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट हर्षदा बार बार नहीं मिलती है और इसका फुल यूज उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जबरदस्त अप ट्रेंड चल रहा है, फिलहाल कोई चिंता ना करें, ये राय आपके लिए आती हुई। इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी बैंक भी आज रिकॉर्ड स्तरों पर है। भले ही दिन के दौरान जो हाइस थे 22,853 के, आज हमने उसको 22,859 से थोड़ा 6 पॉइंट से पार किया, तो वहाँ पे भी नए हाइस बना लिए। लेकिन क्लोजिंग के नज़रिए से तो ये सबसे ऊंचा क्लोजिंग का लेवल है ही। हम यहाँ पे 3 दिन पहले हमने क्लोजिंग देखी थी 22,767 की, उसको बेहतर करते हुए आज हम ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर है कि निफ्टी बैंक के लिए भी रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल, निफ्टी के लिए भी रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल, और सेंसेक्स के लिए भी
कुल कारोबार तकरीबन 5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ अभी एक्सपायरी बहुत दूर है। ऐसे में ये वॉल्यूम शानदार कहा जाएगा, लेकिन एक्शन हो तो एफएनओ में ही रहा है, क्योंकि कैश वॉल्यूम आज अगर आप देखें तो करीब 28-29 हज़ार करोड़ के आसपास है, 30 हज़ार करोड़ के अंदर है। तो आज बाइंग जो हुई है, तेजी की पोजीशंस जो बनी है या कवरिंग हुई है, वो वायदा कारोबार में ही ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। वक्त है इजाज़त लेने का। डीडी शर्मा जी, आशु मदान, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और श्रीकांत आपका भी थैंक यू। और अब बारी है आज के स्टॉक 2020 के रिजल्ट जानने की। और आज की धमाकेदार तेजी में हमने देखा है हमारे कैप्टन्स का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है। आशीष की टीम ने लगभग 3% की कमाई की है, 2.25% की कमाई नीरज की हुई है। आशीष की टीम में बिरला एरिक्सन, जीएमडीसी, टीटागढ़ वैगन, सिमको जैसे शेयर शामिल थे। नीरज की टीम भी आपके लिए हाजिर करते, देखते वहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। इनके आउट परफॉर्मर्स में भारती एयरटेल शामिल, आरसीएफ, फैक्ट, थायरोकेयर, ये काउंटर्स थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया आज। तो रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल्स के साथ फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि आज के धमाकेदार सेशन का पूरा रिकैप हम लेकर आएंगे ब्रेक के बाद मार्केट टॉप 20 में। नमस्कार।